हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जीके का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पॉलिटी। पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जो कि ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और जीके को पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप लुसेंट के बदले घटना चक्र से याद करें। क्योंकि घटना चक्र में क्या होता है कि किसी भी सवाल का आंसर क्या होना है और वो क्यों होना है उसका एक साथ में आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, जिससे कि आपको उसका आंसर जो है काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसी से संबंधित हम वीडियो लाए हुए हैं, जिसमें कि आपको पहले एक पतली वाली बुक है एनटीपीसी का 2016 वाला, वो हम करवाएंगे, फिर उसके बाद करंट वाला भी करवाएंगे। तो सबसे पहला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाई जाती है। अब ऐसा क्यों है? तो आपको याद होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो आज से आपको याद रखना है कि अंगीकृत किया जाना और फिर उसको प्रभाव में लाना दो अलग अलग बात है। अंगीकृत का मतलब कि हाँ ठीक है, इसको हम संविधान का हिस्सा बनाएंगे, और प्रभाव का मतलब कि उस संविधान को लागू कर दिया गया। तो अंगीकृत जब किया गया था उसी दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वहीं पर 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि संविधान दिवस ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आपको याद होना चाहिए कि 22 जुलाई 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था, 22 जुलाई 1947 को। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र है उसमें कितनी तीलियाँ हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो है टोटल तीलियों की संख्या 24 होती है, और इस राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। और यहीं से आपको एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज किन्होंने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया था, और इसको लागू इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले ही अपना लिया गया था। अगला सवाल है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, लेकिन यहाँ पर दो नाम दिख रहा है, एक है पीडी माड़ी वेंकट सुब्बाराव और दूसरे दिख रहे हैं पिंगली वेंकैया। तो हमने आपको बता दिया पिंगली वेंकैया जो है वो राष्ट्रीय ध्वज बनाए थे, और पीडी माड़ी वेंकट सुब्बाराव ये जो है इन्होंने राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इन्होंने लिखा था, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा था। अब आपको यहाँ से आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को जो है 26 जनवरी 1947 जिसमें कि भारत गणतंत्र बन गया था, उसके बाद उससे पहले यानी कि उससे 2 दिन पहले जो है हमारे राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला सवाल है कि भारत एक गणतंत्र है। बिल्कुल सही बात है। गणतंत्र का मतलब क्या है? शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, और अगला है कि वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसका मतलब होता है गणतंत्र। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। भारत एक गणतंत्र है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करता है। अगला है सवाल कि भारत अगर देखा जाए तो विश्व में जो भी प्रजातांत्रिक देश हैं तो उसमें क्या है कि सबसे संविधान जो है लंबा और विस्तृत जो है वो है हमारे भारत का।
लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पहला लिखित संविधान कहाँ बना था तो वो है अमेरिका में। लेकिन सबसे पहले संविधान जो है वो बना कहाँ था तो ब्रिटेन में। ऐसे आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि सबसे पहले बिना लिखित जो संविधान बना था वो बना था ब्रिटेन में। सबसे पहला जो लिखित संविधान बना था वो बना था अमेरिका में। लेकिन जो लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है तो वो है भारत का संविधान। और वहीं पर देखा जाए तो अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें मात्र जो है 8 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद है? 8 अनुच्छेद है। लेकिन माफ़ करिएगा, इसमें केवल 7 अनुच्छेद है। जबकि अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में जो है टोटल 22 भाग हैं, जिसमें कि 395 अनुच्छेद है और इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार अगर हम लोग देखें तो मूल अधिकार जो है आपको भाग 3 में है। भाग 3 में 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक जो है आपको मूल अधिकार ही केवल देखने को मिलता है। और अगर भारत में टोटल मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है। शुरुआत में 7 था, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल के हटा दिया गया, जिसकी वजह से अभी वर्तमान में बात करें तो टोटल जो मौलिक अधिकार हैं वो टोटल 6 हैं और वो जो है 12 से 35 के बीच में है। अब सवाल ये है कि मूलभूत अधिकारों में ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो कि नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो साथियों, यहाँ से यदि हम लोग अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी कुल के हैं, आप कोई किसी भी लिंग के हैं, किसी भी जाति के हैं, जन्म के हैं, तो आपके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है कि सार्वजनिक रोजगार में समानता दिया जाएगा। और वहीं पर 29 में क्या है तो अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। लेकिन 26 में क्या है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। तो ये सारा का सारा जो है बाकी ये सब भारतीय लोगों के लिए है। लेकिन ये जो है अनुच्छेद 26 ये जो है नागरिकों भारत के भी नागरिकों के लिए नागरिकों को प्राप्त है और साथ ही साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहाँ से याद रखेंगे 15 में क्या है तो जाति धर्म आधार इसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या है तो नौकरियों में समानता आपको मिलती है। और अनुच्छेद 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों का संरक्षण होता है। और 26 में क्या है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का स्वतंत्रता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आपको धार्मिक मामला में धार्मिक कार्य में प्रबंध की स्वतंत्रता दे दिया गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये जब भी मिलता है तो एक किसी धार्मिक संस्था को ही मिलता है। और वहीं पर यदि हम लोग बात करें इसमें कि ये जो है ऐसा नहीं कि ये अधिकार आपको मिल गया तो ये अधिकार मिल गया, लेकिन किसी पर इस पर जो है कुछ बातों से इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार ये बिल्कुल है, जीने का अधिकार बिल्कुल है, समानता का अधिकार बिल्कुल है। लेकिन देश की रक्षा का अधिकार बात करें तो ये आपका मौलिक अधिकार में नहीं आता है, यह आपका मूल कर्तव्य में आता है। अब साथियों यहाँ पर मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान का मुख्य हिस्सा नहीं था। इसको 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य क्या होता है, यहाँ पर यदि हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य शुरुआत में जो थे इसमें मौलिक कर्तव्य मात्र 10 ही थे। जब 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार सुरन सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था तो भाग 4 के क में 51 के क में जोड़ा गया था। उसमें टोटल 10 ही मूल कर्तव्य थे। लेकिन 2002 में जो है 86वें संशोधन के तहत जो है एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। एक और जोड़ने का मतलब क्या कि ऐसा था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था, ये कर्तव्य बना दिया गया था। बाद में इसको मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, इसको 2010 में बनाया गया था। 2009 में इसको पारित किया गया था। पारित किया जाना और लागू किया जाना दो अलग अलग चीज़ है। 2009 में जो इसको पारित किया गया था 2010 में इसको मौलिक अधिकार को शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए
2010 का समय लगा। अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार केवे अनुच्छेद में है, तो 21 में तो है आपको जीवन का अधिकार, 21 में तो है आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, लेकिन 21 के क में ही है आपको शिक्षा का अधिकार। और 19 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी के सामने कुछ भी बोल सकते हैं यदि वो बात सही है। और 14 से 18 के बीच में जो है ये समानता का अधिकार बतलाता है। अगला है आपका कि कौन सा अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार बिल्कुल मूल अधिकार है, ये 14 से 18 के बीच में है। जीवन का अधिकार बिल्कुल है, ये 21 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 में, ये बिल्कुल है। लेकिन सवाल आता है कि निजता का अधिकार क्या ये भी मौलिक अधिकार में आता है? बिल्कुल, निजता का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में ही आता है। जब उच्चतम न्यायालय में बहस चला तो इसमें 21 में जो एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी को विस्तारित रूप करके इसमें जो है निजता का भी अधिकार इसमें जुड़ गया है। केवल निजता का अधिकार ही नहीं जुड़ा है, इसमें और भी अधिकार हैं जो कि जुड़ गए हैं। 1984 में नीरजा चौधरी और मध्य प्रदेश के बीच में मामला चला। मध्य प्रदेश की ही थी नीरजा चौधरी। इसमें जो है क्या नियम बनाया गया कि बंधित श्रमिक न बनाए जाने का अधिकार। आप किसी को भी बंधित श्रमिक नहीं बना सकते, यानी कि बंधुआ मजदूर के रूप में आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। ये 1984 में ये नियम बनाया गया था। ये नियम किन की वजह से बना था? तो नीरजा चौधरी जो मध्य प्रदेश की थी उसका टेंशन हो गया था, तो जिस वजह से ऐसा हुआ था। अगला है 1967 में एक और अधिकार मिला, विदेश यात्रा का अधिकार। इसको भी मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। सतवंत सिंह थे जो कि 1967 में ऐसा नियम बन गया कि विदेश यात्रा भी जो है वो भी आपका मौलिक अधिकार में आता है। और साथ ही साथ निजता का अधिकार को भी जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा रखा गया है। कब से? 1975 से। ये भी जो मध्य प्रदेश का ही था गोविंद। इसका मध्य प्रदेश सरकार से किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और फिर 1975 में जो है निजता के अधिकार को भी मूल अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार बतलाता है और फिर 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बतलाता है। तो यहाँ जो है आपका कुछ इस तरह से सवाल बन रहा है कि संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 22 में नहीं, 20 में भी नहीं, 23 में भी नहीं, तो केवल और केवल बी नंबर यानी कि अनुच्छेद 21। इसके बाद आपका कुछ इस तरह से सवाल बनता है कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 अभी तुरंत आपने देखा, अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। और उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो USSR से लिया गया है, रूस से लिया गया है। आपको भी पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान का मूल भाग नहीं था। इसको 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य टोटल 10 थे, लेकिन बाद में इसमें एक और जोड़ दिया गया। एक कौन सा था? तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को उसके माता पिता का कर्तव्य है कि वो उनको शिक्षा दें। बाद में यही चीज़ जो है मौलिक कर्तव्य वो मूल अधिकार बन गया, 21 के क में चला गया। यहाँ पर सारा कुछ आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ से खुद भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। और अगर कहा जाए कि जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो उसमें कितने थे, तो उसमें मात्र 10 थे। अब सवाल आता है पंचायती राज से संबंधित जो है अभी तक में टोटल 4 समिति बनाया गया। कौन कौन सा समिति? तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा कौन सा है? अशोक मेहता समिति, फिर उसके बाद है GV राव समिति और फिर है डॉक्टर LM सिंघवी समिति। तो अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति, इसका ये समिति जो है 1957 में बनाया गया था। वहीं पर अशोक मेहता समिति को जो 1977 में बनाया गया था।
और वहीं पर अगर हम जी.वी.के. राव समिति की बात करें तो 1985 में बनाया गया था। वहीं पर यदि हम लोग राजीव गांधी द्वारा जो एक पंचायती राज से संबंधित समिति बनाया गया था वो डॉक्टर L.M. सिंघवी समिति बनाया गया था। तो यहाँ पर जो है आप डेट के साथ ही इस समिति का भी नाम याद रखें। और ये सभी समिति जो है आपस में पंचायती राज से ही संबंधित रहे हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है, हाँ, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? जैसा कि हमने आपको बता दिया, शिक्षा का अधिकार को सबसे पहले मूल कर्तव्य बनाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, लेकिन बाद में जो है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार जो बनाया गया वो किसके भाग 3 में है, आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में ही है। अनुच्छेद कौन सा है? तो 21 में तो आपको जीवन का अधिकार है, लेकिन 21 के क में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। और ये मूल अधिकार कब बना है? तो 2009 में इसको पारित किया गया, वहीं पर 2010 में इसको जो है लागू किया गया। तो ये पारित करना और फिर लागू करना ये दो अलग अलग चीज़ होता है। तो लागू कब किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को, ये पूरा डेट आप याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया। अगले दिन हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के भी बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के अंत तक बढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।